नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। चाइना से कौन फेवर लेता है, दूसरा एनसीटी बिल की तरह बाकी राज्यों के बिल कब आएंगे, और तीसरा मणिपुर हिंसा क्या बंद होगी। इन तीनों विषयों पे आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। चैनल की मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक निश्चित रकम हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार एक मुश्त भी आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, चाइना से कौन फेवर लेता है। कल जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो निशिकांत दुबे जी ने उठ के एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई खबर का हवाला देते हुए बात किया कि हिंदुस्तान में एक न्यूज़ क्लिक सोशल मीडिया का चैनल है, उसके ऊपर हमला बोला कि उन्होंने चाइना से कितनी फंडिंग ली और क्या क्या किया है। हालांकि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की वो पूरी रिपोर्ट देखें तो वो एक लाइन की बात वहाँ करते हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने उस हमले को आगे बढ़ाया। उन्होंने फिर उसमें राहुल गांधी का नाम लेके कहा और कांग्रेस के बहुत से नेताओं का नाम लेके कहा कि कौन कौन चाइना से, उन्होंने आरोप लगाया चाइना से पैसा लेता है और चाइना से पैसा लेके वो क्या करता है। मैं इस पे आगे कुछ भी कहूँ इससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट समझना आसान हो जाएगा। पिछले महीने जब चाइना गया था तब चीन के कई वरिष्ठ राजपुरुषों के साथ मेरा मिलना हुआ था। वहाँ के सरकार के भी वरिष्ठ लोगों से मिलना हुआ था। तब मैंने गुजरात के जो 22 लोग चीन की जेल में हैं उनके विषय में कुछ सवाल उठाए थे, और मैंने उस समय आग्रह किया था कि हमारी अपेक्षा ये है कि कम से कम ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी से जजमेंट मिले और ये हमारे लड़के घर वापस आएँ, इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उस समय मुझे प्रॉमिस किया गया था कि हम इसको गंभीरता से लेंगे, और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि बहुत जल्द ही आपको हम अच्छी खबर सुनाएंगे। और मैंने देखा कि मैं यहाँ जब वापस आया तो पिछले 2 साल से लड़के जेल में थे। कभी भी हिंदुस्तान के एम्बेसडर को उनको मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन मेरी इस मुलाकात के बाद तीसरे ही दिन भारत के एम्बेसडर को, जो वहाँ चीन में हमारे राजदूत हैं, उनको उन्होंने जेल जाने के लिए व्यवस्था की। वो सभी नौजवानों से मिले, उनके सुख दुख की चिंता की, और पिछले 15 दिन में लगातार संपर्क में था। और आज उन्होंने उसको एक्सपेडाइट करते कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। काफ़ी नौजवान जेल से मुक्त हो गए हैं। जिनको कुछ न कुछ सज़ा हुई है उनका भी शायद कार्यकाल कुछ को तो पूरा हो जाएगा, तो उनके परिवारजनों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और मैं चीन सरकार का इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने निभाया, और ये बहुत कम समय में चीज़ों को एक्सपेडाइट करके उन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा, इज्जत रखी। मैं उनका आभारी हूँ। आपने वीडियो देखा। ये वीडियो उस समय का है जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। नवंबर 2011 में वो चीन की 5 दिवसीय यात्रा पे गए थे, और उन्होंने जाके ये तो खुद ही कह रहे हैं वहाँ क्या क्या किया था। अब उसका डिटेल समझ लीजिए, और इनके साथ कौन कौन लोग गए थे। मैं इसमें कुछ ये नहीं बताऊंगा कि इसका लीड क्या, पर बाकी आप खुद समझिए। फरवरी 2010 में 22 लोग हांगकांग और चीन के बीच पकड़े जाते हैं। एलिजिडली उनके ऊपर आरोप रहता है कि वो डायमंड की स्मगलिंग करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1, वो चीन की जेल में बंद हो जाते हैं और उनके ऊपर मुकदमा चलता है, जैसा आपने उसमें देख लिया। और मोदी जी ने खुद ये कहा है, और मैं साथ में एक दस्तावेज भी लगा दे रहा हूँ जो उस समय की रिपोर्ट है, जो मोदी जी के हवाले से है, जहाँ मोदी जी ने बताया कि इन 22 लोगों का, और ये 22 स्मगलर हैं उनका कहना, और ये 22 ज़्यादातर गुजरात या मुंबई के हैं। अब मोदी जी ने खुद ही बताया कि इन 22 नौजवानों के लिए, उन्होंने स्मगलर नहीं बोला लेकिन थे तो स्मगलर, के लिए वो चीन गए। चीन में हाईएस्ट अथॉरिटीज से डिप्लोमेटिक बातें की और उनसे कहा कि इसको
एक्सपेडाइट कर दीजिए इस मुकदमे को। और वो बहुत खुश थे कि मुकदमे एक्सपेडाइट हुए। 22 में से 11 लोग का अक्विटल हुआ, छूट गए, और 11 लोग के ऊपर दोष सिद्ध हुआ। तो अगर स्मगलिंग का दोष था तो स्मगलिंग ही का दोष सिद्ध हुआ होगा। और उनको अलग अलग तरह की सजाएं मिली, किसी को 1 साल, किसी को 5 साल, इत्यादि इत्यादि। ये हमारे चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस समय के खुद एडमिटेड फैक्ट है, खुद कह रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने उसमें बीच में पड़ के इस काम को अंजाम दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस काम के लिए उन्होंने वहाँ पे जो उस समय के एम्बेसडर थे उनको भी चाइनीज गवर्नमेंट से कहा कि भाई इनसे बात करके इनको, इन 22 लोगों को जो स्मगलर हैं से इनकी बातचीत हो और फिर इनको सहायता मिले। और वो एम्बेसडर कौन थे जानना जरूरी है। वो एस जयशंकर साहब थे, जो इस समय वर्तमान में हिंदुस्तान के विदेश मंत्री हैं। तो ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि अच्छा, उसी स्मगलर, इन्हीं सब स्मगलर के साथ एक ऑस्ट्रेलियन भी पकड़ा गया था, लेकिन उसके देश के प्रधानमंत्री जो हैं या उसके देश के राजनयिक जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको अपने देश से मोहब्बत नहीं है, उनके अपने देश से प्यार नहीं है। वो सब मतलब अगर जो राष्ट्र प्रेमी नहीं है, उनको अपने देश के लोगों से के लिए सद्भावना नहीं है, उनको अपने देश के लोगों के लिए संवेदना नहीं है, तो उसने आके कोई पैरवी इन स्मगलर की नहीं की, जो ऑस्ट्रेलियन स्मगलर था, और उसको 14 साल की सजा हुई। अब ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि इस यात्रा में जब मोदी जी गए थे तो इनके साथ कौन कौन गया था वो भी देख लीजिए। उन 5 लोगों में प्रणव अडानी जी भी थे, जो गौतम अडानी जी के भतीजे, और इन्हीं के पिताजी भाग गए हैं हिंदुस्तान से, चले गए हैं और बाहर की जाके इन्होंने किसी बाहर के देश की नेशनैलिटी भी ले ली। तो ये भी फैक्ट है। अब आप खुद जोड़ने की कोशिश करिए क्यों गए थे। तीसरी बात, 2010 में जब ये काम हुआ तो अडानी जी का सबसे ज़्यादा कारोबार क्या था ये भी समझ लीजिए। अडानी जी उस समय डायमंड ट्रेड के एक बड़े नाम थे, तो डायमंड ट्रेडिंग और डायमंड के कारोबार में अडानी जी काफ़ी लिप्त थे। ये मैं फैक्ट बताता जा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप ही इन्फर करिए कि किसका क्या मतलब है। भाई अब बड़े पद पे बैठे हुए हैं, किसी के लिए क्या कहा जाए। तो देश का एक चीफ मिनिस्टर चीन जाता है, पैरवी करता है, और पैरवी को इस बात की नहीं करता है कि ये स्पाइनेस करते हुए पकड़े गए या इन्होंने कुछ, पैरवी उन लोगों की करता है जिनके ऊपर दोष है कि उन्होंने स्मगलिंग की, और उसमें से 11 का दोष सिद्ध भी हो जाता है। अब ये राष्ट्र प्रेम है, ये देश प्रेम है, ये मिट्टी का प्रेम है, ये अपने लोगों के लिए प्रेम है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। तो ये तो पहली बात हो गई। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है एपिसोड, उस एपिसोड का डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे रहा हूं, अगर आप चाहिएगा तो उस एपिसोड को पूरा भी देख सकते। दूसरा एपिसोड मैंने एक और बनाया था रवि नायर के साथ। रवि नायर साहब ने खुलासा किया था कि कैसे अडानी जी के कितने ज़्यादा कारोबार चीन के साथ है, ये उन्होंने एक खुलासा किया था। और उसमें जो इनका जो पुराना पार्टनर था या डायरेक्टर था वो चीन से कैसे रिलेटेड है, सारी चीज़ें उसमें, उसका भी मैं एपिसोड का नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहिए तो उसको भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कौन फेवर लेता है, कौन फेवर नहीं लेता है। चाइना से हमारा ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। चाइना के बारे में हमारे विदेश मंत्री का कहना ही है कि भाई वो बड़ी इकॉनमी, हम छोटी इकॉनमी है। चाइना ज़्यादा बड़ी शक्ति के रूप में यहाँ उभर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पे। एनसीटी बिल की तरह बाकी राज्यों के बिल कब आएंगे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, मतलब जो दिल्ली राज्य का जो बिल था, वो कल राज्यसभा में पास हुआ। उसके पक्ष में 131 वोट और उसके विरोध में 102 वोट पड़े, 5 लोग एब्सेंट थे। तो कुल 238 लोग हैं, उसमें से जो वोट डाला वो 233 में, और 131 वर्सेस 102 में वो बिल पास हो गया। अब उसमें बड़ा ट्रोल किया जा रहा है कि भाई उसमें मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पर बिठा के क्यों लाया गया, और व्हील चेयर पर उनकी देखिए दुर्दशा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह को वहाँ लाना इसलिए आवश्यक था कि जो जैसे मैं समझ रहा हूँ कि विपक्षी एकता हुई है इंडिया, और इंडिया में अगर आपको याद हो शुरू में अरविंद केजरीवाल ने इस बिल के लिए वो बहुत ही इमोशनल थे कि स्ट्रैटेजिस्ट थे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ये कहना था कि भाई इसमें ज़रूर मतलब सबको एक साथ आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। तो शायद मनमोहन सिंह वहाँ आके इस सांकेतिक रूप से दिखा रहे थे कि हम पूरी तरह से इस बिल में
आपके साथ हैं, खड़े हैं। ये कुछ कौन किसके साथ खड़ा है ना, ये सांकेतिक चीज़ें, बहुत सी चीज़ें लोग नहीं समझते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बार बार देता हूँ, दीपिका पादुकोण जब जेएनयू में जाके खड़ी हो जाती हैं तो कोई वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करती हैं। शी जस्ट वेंट देयर, स्टूड देयर, और विच वॉज गुड इनफ कि मैं आपके साथ हूँ। और ये आप क्यों नहीं समझेंगे बीजेपी के लोग, आपको आज भी लोग इस बात की बात करते हैं कि आप अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, आपने अंग्रेज़ों का साथ दिया। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि 1942 का जब आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आप अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए नज़र आए, और उसको आज 100 साल बाद भी आप उस दाग को धो नहीं पाए हैं। तो ये सांकेतिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो शायद नहीं समझ में आएंगी आपको। एक चीज़ और समझिए, अब मोरलेस इस बिल पास होने के बाद दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो अब कठपुतली के अलावा कुछ नहीं, उसके हाथ में कोई ताकत नहीं रह गई है। फाइनल अथॉरिटी एलजी है, और इवन जो चलाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें भी ये इनका कोई हक वही नहीं है, रोल ही नहीं। 3 लोगों में 2 लोग सरकार, केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, बाकी एक ये है। अब इसके कारण में आते हैं जो कल राघव चड्ढा ने भी कहा, जो आप भी समझ लीजिए। दिक्कत क्या है कि बीजेपी आखिरी इलेक्शन दिल्ली विधानसभा में 1993 में जीती थी, 30 साल पहले, और 25 साल से वो वहाँ सत्ता में नहीं है। 98, 2003 और 2008 का इलेक्शन कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और उसके बाद के 3 इलेक्शन 2013, 15 और 20 का इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीती थी है। और अभी भी जैसी स्थिति है उस पर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को हटाना वहाँ थोड़ा मुश्किल ही होगा। अब इस चीज़ को लेके बीजेपी को लगता है कि अगर हम वहाँ नहीं कर पाते हैं तो हम कम से कम खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं, क्योंकि राघव चड्ढा इस बात को बार बार कह रहे थे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो राघव चड्ढा ने भी कही और वैसे भी समझने की है, कि एक समय 77 से ये मूवमेंट चल रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो, और इसके लिए अपोजिशन नहीं, जो बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, चाहे वो एल.के. अडवाणी साहब हों, चाहे वो मदन लाल खुराना साहब हों, चाहे वो सुषमा स्वराज साहब, सभी लोग इस आंदोलन के लिए लगातार डिमांड करते रहे कि भाई इसको अब उसका पूर्ण स्टेटस का क्या वो अब तो वो यूनियन टेरिटरी वाले भी ताकत उसके पास नहीं रह गई है। तो क्या उन सबका आंदोलन व्यर्थ गया, उनका जो कॉज था वो बेकार गया। अब एक चीज़ और है, इसका जो मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ, एनसीटी बिल में क्या हुआ है कि जो 2 सबसे बड़े दिक्कत होता था कि विपक्ष में भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ कैसे आएगी, क्योंकि वो सीधे उनका इंटरेस्ट क्लैश होता है पंजाब और दिल्ली में। लेकिन यहाँ आई, और आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर राघव चड्ढा बोले, संजय सिंह तो एक्सपेल्ड हैं बाहर, तो सबसे ज़्यादा धार उस डिबेट में कांग्रेस के पी चिदम्बरम और अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। ये भी कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि अब इंडिया लड़ रहा है, अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नई विपक्ष में है, अब इंडिया विपक्ष में है, और ये सारे लोगों ने एकजुट होकर के वहाँ एक अच्छी डिबेट की। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत साफ साफ कहा, उन्होंने कुछ बेसिक बातें उठाई हैं। उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें ये असंवैधानिक है जो पास हुआ है, क्योंकि ये मूल रूप से लोकतंत्र के खिलाफ है, ये वायलेट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म जो हमारी संघीय वो है, ये वायलेट करता है नॉर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटी, ये वायलेट करता है ऑल मॉडल्स ऑफ असेंबली, विधानसभाएं किसी तरह के उसको ये वायलेट करता है, जो भी असेंबली लोकतंत्र पे आधारित है उसको ये वायलेट करता है। और चिदम्बरम ने एक बात बहुत साफ कही, उन्होंने कहा कि जो लॉ मिनिस्ट्री वो जानती है कि गलत कानून है, लेकिन करे क्या, क्योंकि वहाँ तो 2 लोगों की चलती है। क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा है कि वी आर ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बाय पासिंग दिस बिल। वो वी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, अपने को मान रहे हैं कि ये राज्यसभा और ये संसद जो है दोषी है एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास करने के लिए। और उन्होंने कहा ये उसी तरह से दोषी है जैसे हम सब लोगों ने वोट किया था 5 अगस्त 2019 में 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में, वो भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था अकॉर्डिंग टू चिदम्बरम। एक और चीज़ क्लियर हुई, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ये लोग इनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए। वो शायद मुझे लगता है बीजेपी को ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना था कि ये दोनों लोग हैं। और ये बिल्कुल साफ बात है, राघव चड्ढा ने कल कहा भी कि ये आग अब किसी न किसी दिन बाकी स्टेट गवर्नमेंट के दरवाजे पे भी पहुंचेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में अगर फिर से बीजेपी आ जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब स्टेट गवर्नमेंट्स पे भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक चीज़ और देखिए समझने वाली है, बीजेपी को लगता है कि उसकी 303 सीटें हैं तो वो कुछ भी कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकती है। खैर,
और सबसे बड़ी बात ये थी कि कल बीजेपी इसको जस्टिफाई करने के लिए रंजन गोगोई साहब को लेके आई। वही चीफ, याद आ गया ना वो चीफ जस्टिस साहब, हाँ, जिनके ऊपर आरोप लगा था, जी, वही चीफ जस्टिस साहब को लेके आई और उन्होंने भी अपना कुछ उसमें जस्टिफिकेशन दिया। अब अंतिम बात, मणिपुर की हिंसा क्या बंद होगी? केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, स्टेट गवर्नमेंट तो वहाँ पहले ही प्रूवन है कि उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसको बंद करने में। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को हाजिर किया और उन्होंने पूरे डिटेल्स देखे। 6,500 के करीब FIRs हैं। उन्होंने इसके लिए 42 SIT गठित किए हैं असम में। हर SIT को एक DIG जो नॉन मणिपुर का होगा, वो करीब 7 SITs को कोऑर्डिनेट करेगा। उन्होंने 3 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, महिला जजेस को भी किया। और ये उनका कहना था, क्योंकि कुछ लोगों ने डिमांड की थी, इंदिरा जयसिंह जी थी, ये सब लोगों ने ये डिमांड की थी कि वो जो हीलिंग टच है वो महिला के बिना नहीं हो पाएगा। वहाँ इतने रेप हुए हैं, वहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो ये ज़रूरी है कि वो एक उस संवेदना के लिए किसी महिला को ही रहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक काम किया। 3 महिला जजों को ही नियुक्त किया गया है ओवरऑल सुपरविजन के लिए और हाउ टू रिस्टोर पीस, लोगों के बच्चों की समस्याएं हैं, इस तरह की बातों के लिए। और उन्होंने एक IPS अफसर को किया है जो कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन दिस पीपल, मतलब ही विल कोऑर्डिनेट बिटवीन दीज कमिटीज, SITs एंड सुप्रीम कोर्ट। ये लेकिन एक चीज़ बिल्कुल प्रूव होके ये हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं थी कि केंद्र सरकार भी मतलब साबित हो गई है कि वो भी मणिपुर में हिंसा को रोक नहीं पाई है। वो जानबूझ के नहीं रोक रही है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, ये तो आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। क्योंकि अगर बीजेपी ने ही ये सब शुरू करवाया है तो बीजेपी क्यों रोकेगी? और क्या हमारी केंद्र सरकार इतनी निरीह है, इतनी शक्तिहीन है कि वो एक स्टेट के उसको रोक नहीं पा रही है? ये आपके विवेक है। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।